आइए आपको हम दिखाते हैं लखनऊ के ठाकुरगंज के एनकाउंटर की कुछ एक तस्वीरें जो प्रदर्शित करती हैं कि वहां पर ये किस बड़े पैमाने पर तैयारी थी। आतंकी बड़े पैमाने पर वहां छिपकर अपने पूरे प्लान को अंजाम दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि तमाम जगहों से इनके तार जुड़े होने की बात आ रही है। भोपाल में भी जिन लोगों से इनके तार जुड़े होने की बात आ रही है वो भी स्पष्ट हो रही है और ये बात वाकई में लखनऊ वासियों के लिए चौंकाने वाली होगी कि लखनऊ के इलाके में आतंकी इस बड़े पैमाने पर छिपे हो सकते हैं। सिर पर हेलमेट, हाथों में हथियार और सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट। इस तैयारी के साथ जब यूपी एटीएस और पुलिस के जवान ठाकुरगंज पहुंचे तो ठाकुरगंज के बाशिंदों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे सरगर्मियां बढ़ती गईं वैसे वैसे मामला समझ में आने लगा। ये लखनऊ के ठाकुरगंज में हुए एनकाउंटर की पहली तस्वीर है। इस तस्वीर में एक सफेद रंग का मकान है और इस मकान के दरवाजे के बाहर एटीएस और पुलिस अधिकारी सबके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे और हर अधिकारी तेजी से अपने अपने टास्क को अंजाम दे रहा था। साथ ही यहाँ यूपी एटीएस के कमांडो भी नजर आए। कमांडो की तैनाती बताने के लिए काफी थी कि एक संवेदनशील ऑपरेशन था। एनकाउंटर की दूसरी तस्वीर सामने आई तो तकरीबन साफ हो गया कि संदिग्ध कहां छिपा है। 2 से 3 पुलिसकर्मी पहले मकान के नजदीक खड़ी एक ईंटों की दीवार के साथ पोजीशन लिए नजर आए। ये पुलिस वाले लोगों को एनकाउंटर साइट से दूर रहने के लिए कह रहे थे और साथ ही हालात पर नजर बनाए हुए थे। एनकाउंटर की तीसरी तस्वीर आते आते पुलिस के ऑपरेशन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। साफ हो चुका था कि मकान के अंदर संदिग्ध हथियारबंद हैं और एटीएस बिना किसी कैजुअल्टी के इस ऑपरेशन को पूरा करना चाहती है। इस बीच एक और पुलिसकर्मी मकान से कुछ दूर एक खुली जगह में पोजीशन लेता नजर आया, यानी एटीएस और पुलिस किसी भी हाल में टारगेट को फरार नहीं होने देना चाहती थी। पूरे ऑपरेशन के दौरान लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। पहले फायरिंग होकर रुकी तो लगा मानो ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा फायरिंग की आवाजें सुनी गई। इस पूरे ऑपरेशन में एक एक लम्हा मुश्किल से भरा था। हर एक कदम पर जान का खतरा था, लेकिन एटीएस और पुलिस के जवान बिना किसी खतरे की परवाह किए अपने फर्ज को पूरा करते नजर आए। नितिन उपाध्याय के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। और आइए जरा आपको समझाएं कि दरअसल ये तार कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे इस आतंकी के बारे में जो तमाम जानकारियां उपलब्ध है। सबसे पहले वो देख लीजिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आईएस का ये सेल जिसका सदस्य बताया जा रहा है सैफुल्ला, जिसने साफ कहा है कि वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है, वो मरने के लिए तैयार है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। उसके निशाने पर मुंबई और दूसरे बड़े शहर थे। आखिरकार आईएसआईएस का क्या प्लान था, इसके बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लखनऊ के नजदीकी इलाकों में दूसरे संदिग्ध जो सैफुल्ला के साथी हैं उनके छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तेलंगाना और केरल से आया था इनपुट, जिसके आधार पर सैफुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जानकारी को आगे बढ़ाया और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कदम आगे किया है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसके तार कैसे मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रेन धमाकों की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगी को उड़ाने के लिए आतंकियों ने आईईडी का इस्तेमाल किया था। याद करें कि केंद्रीय मंत्रालय, रेल मंत्रालय ने बार बार इस बात पर स्पष्टीकरण सामने रखा था कि जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हिंदुस्तान में हाल फिलहाल के दिनों में, उसमें आतंकी साजिश की बू आती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी चुनावी मंच से इस बात की घोषणा की थी। तो ऐसा लगता है कि सरकार के इस कंटेंशन को सही माना जा रहा है। सीसीटीवी में दिखे धमाकों के गुनहगार। सीसीटीवी में कैद हुई टोल नाके की तस्वीरें। जिसे हादसा बताया जा रहा था, दरअसल वो आतंकवादियों की साजिश निकली। शाजापुर में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। धमाकों से एमपी को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस का दावा है कि आतंकवादियों ने धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया है। सूबे के आला अफसर और मंत्रियों ने आतंकी साजिश की पुष्टि की है। नहीं, देखिए, आतंकवादी हमला था और आईईडी का इस्तेमाल इसमें हुआ है और हम लोगों ने तत्काल इसमें कार्रवाई की। मौके पे सारे अधिकारियों को
मुख्यमंत्री जी ने तत्काल भेजा। हम लोगों ने 3 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया और उनकी सूचना के आधार पर इसमें हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को इन्फॉर्म किया और इसमें जो अभी लग रहा है मास्टरमाइंड जो है वो हमारी सूचना पर यूपी में इनकाउंटर चल रहा है और बाकी अभी जांच जारी है। मध्य प्रदेश एटीएस ने धमाकों की साजिश रचने वाले 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पिपरिया के चेतक टोल नाके से सीसीटीवी की तस्वीरों में 2 संदिग्ध को बस से उतरते देखा जा सकता है। एक संदिग्ध के हाथ में एक काले रंग का बैग भी है। कितने लोग इस घटना से जुड़े हैं अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह है कि एक जो यहाँ पे जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्हीं से उनका जुड़ाव कुछ अन्य लोगों से भी था। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में अचानक ब्लास्ट हो गया। धमाके के चलते गाड़ी के कोच में बड़ा छेद हो गया। दुर्घटना भोपाल से 120 किलोमीटर दूर काला पीपल में जबड़ी स्टेशन के पास हुई। इसी धमाके के तार इन संदिग्धों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एमपी पुलिस तीनों संदिग्ध से पूछताछ कर रही है और पूरे सूबे के लिए हाई अलर्ट जारी कर रखा है। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। और आइए एक और बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कल 8 मार्च है, यानी कि विमेंस डे, जहां हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते बल्कि उन्हें बराबरी का हक दिलाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जब केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी का एक बयान सामने आए और वो ये कहे कि जब लड़कियां 16 से 20 साल की उम्र की होती हैं तो उन्हें बहुत संभालने की जरूरत होती है, उन पर नियंत्रण काफी कड़ा होना चाहिए वरना वो भटक सकती हैं। ये बयान जब सामने आए तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वही सरकार है जो बच्चों के हिफाजत, उनके आगे बढ़ने और उन्हें बराबरी के अधिकार देने की बात बार बार करती है। और ऐसे में महिला कल्याण मंत्री अगर ये कहें कि बच्चियां जो 16 से 20 साल की होती हैं उन्हें नियंत्रित करने की जरूरत है और माता पिता को खास करके ये ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये उम्र बहकने की होती है, तो आप जरा सोचिए मानसिकता कहां और कहां जा रही है। लड़कियों के लिए हो लक्ष्मण रेखा, यही था मेनका गांधी के उस बयान का एक हिस्सा जो विवादों का सबब बन गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मेनका गांधी एक कार्यक्रम में बतौर मेहमान पहुंची थीं और कार्यक्रम के दौरान मेनका गांधी से एक सवाल पूछा गया। सवाल था, रात को लड़कियों के ऊपर ही बाहर निकलने की पाबंदी क्यों होती है? इस सवाल के जवाब में जो मेनका ने कहा वही विवादों का सबब बना। मेनका गांधी का जवाब था, अगर मेरा बेटा या बेटी कॉलेज जाती है तो मैं उसकी पूरी सुरक्षा की उम्मीद करूंगी। जब आप 16 या 17 साल के होते हो तो आपके अंदर हार्मोनल बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलावों के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए एक लक्ष्मण रेखा जरूरी है। ये आपकी खुद की सुरक्षा के लिए है। साथ ही साथ मेनका गांधी ने कॉलेजों में शाम के वक्त नौजवानों के बेवजह घूमने को भी सही नहीं करार दिया था। लड़के और लड़कियों के लिए एक समान डेडलाइन होनी चाहिए। लड़कों को आखिर क्यों देर शाम कैंपस में घूमने की इजाजत मिले, वो भी घरों के अंदर रहकर अपने काम निपटाएं। मेनका गांधी ने साफ साफ कहा था कि लड़कियों के साथ ही साथ वक्त बेवक्त लड़कों के निकलने पर भी पाबंदी होनी चाहिए ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन लड़कियों और हार्मोनल बदलाव को लेकर उनके बोल बहस का सबब बन गए। ट्विटर पर कुछ लोगों ने मेनका गांधी के बयान को निशाने पर लिया। एक ट्विटराटी ने लिखा, हार्मोनल आउटबर्स्ट, ये क्या शब्द है? क्या अब हार्मोन को भी चाहिए आजादी? तो एक और ट्वीट में लिखा गया, अगर मेनका गांधी के मुताबिक मसले लड़कियों के साथ हैं तो इस हिसाब से तो रेप के आरोपी लड़कियां होनी चाहिए थी। ट्विटर पर इस वाद विवाद के बीच एक बार फिर से सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या वाकई बेटियों के कदमों का दायरा सीमित कर ही उन्हें इस देश में सुरक्षित माहौल दिया जा सकता है? टीम न्यूज नेशन। मेनका गांधी ने जो कहा उसे जरा अगर आप इस संदर्भ में देखें जो मैंने खुद महसूस किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो फिर आपके लिए ये चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्राओं को जो हॉस्टल में रहती हैं उन्हें नॉनवेज खाना नहीं दिया जाता, और वो इसलिए ताकि अगर वो नॉनवेज खाना खाएंगी तो तामसिक विचार होंगे और छात्राएं तामसिक चीजें करेंगी। 8 बजे के बाद उन्हें वाईफाई की सुविधा नहीं दी जाती
क्योंकि अगर लड़कियां 8 बजे के बाद वाईफाई की सुविधा का इस्तेमाल करेंगी तो फिर वो पोर्नोग्राफिक साइट्स देखेंगी। लड़कियों से यह अनुबंध कराया जाता है कि वो किसी भी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। ये तमाम चीजें बीएचयू में हो रही हैं और ये सत्यापित हुई हैं। सवाल ये उठता है कि लड़के और लड़कियों के बीच में ये भेदभाव कोई विश्वविद्यालय कैसे कर सकता है? देखिए रिपोर्ट। डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ। सबका गेट 8 बजे बंद होता था, मेरा 8 बजे बंद होता, सबका बंद हो। अगर सबका 10 बजे तक खुल रहा है तो मेरा भी 10 बजे तक। हम नहीं कह सकते कि अभिव्यक्ति की आजादी है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की नींव इस मकसद से रखी थी ताकि देश को एक ऐसी नौजवान पीढ़ी मिल सके जो देश के काम आए। लेकिन आज ये बीएचयू भी पुरुष प्रधान नीतियों की वजह से चर्चा में है। इस संस्थान में पढ़ाई लिखाई के सारे साधनों पर लड़कियों को बराबरी का हक दिया जाता है, लेकिन बात जब नियम कायदों की आती है तो आरोप लग रहे हैं यहाँ भी लड़कियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। आरोपों की माने तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ऐसे कई कायदे कानून हैं जो लिंग के आधार पर तय किए गए हैं, मतलब लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। अगर कोई लड़का बीएचयू में पढ़ता है तो उसे हॉस्टल आने और जाने में कोई भी पाबंदी का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई लड़की हॉस्टल में रहती है उसे एक निश्चित समय के बाद हॉस्टल से बाहर रहने की आजादी नहीं होती है, और जो लड़की इस नियम का पालन नहीं करती है उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कुछ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे साथ, जैसे हमारी टाइमिंग अलग है बॉयज़ हॉस्टल से। हमारे से आंटी धरना फॉर्म भरवाया जाता है जो शायद लड़कों से नहीं भरवाया जाता है। जो क्वालिटी अदर फैकल्टी को मिलकर रखी, बॉयज को मिलकर रखी, वो हमें मिले। सबका गेट 8 बजे बंद होता था, मेरा 8 बजे बंद होता, सबका बंद हो। अगर सबका 10 बजे तक खुल रहा है तो मेरा भी 10 बजे तक खुले। सब इक्वालिटी चाहिए, बॉयज हो बिन गर्ल्स हो, कोई भी हो। आते ही हमें एफिडेविट साइन करा लिया जाता है कि आप कुछ भी बोलेंगे हमारे खिलाफ तो फिर आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो हम नहीं कह सकते कि अभिव्यक्ति की आजादी है। बीएचयू का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ विचारों को शुरू से ही प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन बीएचयू के नियमों को लेकर अब कुछ लोग इन्हें लड़कियों के पांव में बेड़ियां करार दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।